वशिष्ठा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, अपन हमेशा की तरह कैसे करने वाले थे। सो टुडे इज ट्यूसडे, तो लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ है वो हम आज डिस्कस करेंगे। देन ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट फ्राइडे, जो इस वीक में फ्राइडे आएगा, उस वीक डिस्कस करने वाले हैं। एनीवन जिन्होंने हमको अभी अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, आई वांट टू टेल यू कि वी हैव दीज सेशंस बाई वीकली, मतलब हफ्ते में 2 बार होते हैं। तो 3 दिन का जो भी खबरें होती है, जो भी न्यूज होती है, वो हम ट्यूसडे कवर करते हैं और बाकी 4 दिन का नेक्स्ट फ्राइडे पे कवर करते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फटाफट से। जो आप अगले 3 या 4 न्यूज़पेपर्स में देखने वाले हैं उसमें सबसे बड़ी न्यूज बनने वाली है लेबनान की। लेबनान के एयर स्ट्राइक से रिलेटेड आपने अभी तक न्यूज वगैरह में देख ही लिया होगा कि इजराइल ताबड़तोड़ नेवर एंडिंग एयर स्ट्राइक्स लेबनान पे करता हुआ आ रहा है कंटिन्यूसली 1 हफ्ते से। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट बोले तो इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है सारे इंडियन नेशनल्स को जो लेबनान में है कि भाई छोड़ो और वापस आओ फटाफट से, वहां बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है। अगर हम लेबनान की बात करते हैं तो इट्स अ कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, अच्छा, लेबनान में भी एक प्रॉक्सी ग्रुप बैठा हुआ है जिनका नाम है हिजबुल्लाह। हमने डिस्कस किया था पिछले न्यूज़पेपर्स में हमास के बारे में, फिर हमने बीच में जब ये पूरा इशू निकल के आया था हमने हाउतीज या हुतीज जो भी प्रोनाउंस करते हैं आप लोग, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और उस टाइम पे मैंने मेंशन किया था कि एक और प्रॉक्सी ग्रुप होता है। ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को बाय द वे फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है? ईरान। ठीक है, एक और प्रॉक्सी ग्रुप होता है जिनका नाम होता है हिजबुल्लाह और ये दे आर बेस्ड आउट ऑफ लेबनान। तो इजराइल ने बोला है कि भाई हम इनको भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हमास तो हम निपटा चुके हैं, अब इनको भी नहीं छोड़ेंगे, अब कोई भी प्रॉक्सी ग्रुप हम छोड़ने ही नहीं वाले कि कल को ये वापस आए हमारी कंट्री में आके जो लास्ट ईयर 12 अक्टूबर को जैसा अटैक हुआ था अगेन इस तरीके का हो, हमको कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। सो हियर यू आर प्री वार्न्ड ऑल द सिटीजंस। बाकायदा वार्निंग दी जाती थी कि इस एरिया में अटैक होने वाला है, प्लीज 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 क्लियर कर दे इस एरिया को, और उसके बाद अटैक होते थे। अच्छा, यहाँ पे मोर देन 300 ऐसा ऑफिशियल फिगर है, बट वैसे बहुत ही हाई फिगर है अनऑफिशियली, बट मोर देन 300 सम 356 पीपल हैव डाइड। इनोसेंट पीपल जो वहां के रहने वाले थे वो भी इन एयर स्ट्राइक्स में उनकी भी डेथ हो गई थी। तो इस पे काफी ज्यादा इजराइल को पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है कि हाउ कुड यू बी सो इनह्यूमेन कि आप 1 या 2 उनके मिलिटेंट्स जो कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि इस एरिया में घुसकर बैठे हुए हैं, उनको मारने के चक्कर में आप इतने सिविलियंस को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो। तो द ऑलमोस्ट द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड इज वॉज अगेंस्ट इजराइल, बट अगेन क्योंकि इजराइल ने इस बार बोल ही दिया था, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने बोल दिया था कि भाई इस बार हम नहीं छोड़ने वाले हैं, तो दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग अगेंस्ट। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है। इंडिया हैज strongly advised its nationals to leave Lebanon and advisory is issued by, obviously advisory कौन इशू करता है? इंडियन एम्बेसी जो है विच इज इन बीरू, ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। बीरू में जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने सारे के सारे जो वहां इंडियन नेशनल्स हैं या तो नौकरी के लिए गए हैं या प्रोफेशनल करियर, पढ़ाई, जिस भी रीजन से गए हुए हैं वहां पे, कि फटाफट से भाई छोड़ के वापस इंडिया चले जाओ कुछ टाइम के लिए, जब तक चीजें सिचुएशन वापस से स्टेबलाइज नहीं हो जाती। Lebanon, which has been targeted by Israeli bombing raids over the past 3 days. Official sources have said that the Union government is contemplating naval evacuation of Indian nationals. अच्छा, आप अक्सर देखोगे या तो इवैक्यूएशन जनरली नेवल इवैक्यूएशन मतलब शिप्स के थ्रू किया जाता है मोस्टली 80% ऑफ टाइम्स। कभी कभी जब ऐसा होता है कि भाई शिप का रूट नहीं है डायरेक्ट, जैसे इराक में एक बार हुआ था, अगर आपने मूवी एयरलिफ्ट देखी हो तो उस टाइम पे एयरलिफ्ट जो मूवी का नाम है वो कराया गया था। बट ज्यादातर टाइम अगर थ्रू द रूट ऑफ सी अवेलेबल है तो ज्यादातर टाइम आप देखोगे, जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे, फिर एक और कंट्री है जिसका नाम है हाइती, वहां पर भी काफी ज्यादा सिविल रिबेलियन वहां पे चल रहा था, वहां से भी हमने अपने नेशनल्स को मंगवाया था या बुलवाया था। तो उसमें इन सारे में नेवल ऑपरेशंस किए गए थे, तो अक्सर नेवी के थ्रू ही हेल्प ली जाती है और उनको इवैक्यूएट कराया जाता है। लेबनान होस्ट्स अराउंड 3000 इंडियंस एट प्रेजेंट एज पर द सोर्सेस। एक्सरसाइज कॉशन, अच्छा ये आपको एग्जाम में आने के काफी हाई चांसेस है कि ये जो एक्सरसाइज का नाम क्या है जिसके अंडर हम अपने इंडियन नेशनल्स को वहां से इवैक्यूएट करवा के इंडिया वापस बुलवा रहे हैं, इसका नाम है एक्सरसाइज कॉशन। ठीक है, तो ऑल इंडियन नेशनल्स इन लेबनान आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू लीव लेबनान, ऐसा आई एम कोटिंग द स्पोक्स पर्सन हियर।
Those who remain for any reason are advised to exercise extreme caution and restrict their movement and remain in contact with the embassy of India. अगर किसी रीजन से वहां घर बस गया है, छोड़ के नहीं आ सकते फॉर वट एवर रीजन, तो यू हैव टू स्टे इन टच विद इंडियन एम्बेसी. न्यूज़पेपर में तक इंडियन एम्बेसी का यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर दिया गया है. सो हर कोशिश की जा रही है अपने सिटीजन्स को सेफगार्ड करने के लिए. ठीक है. अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. ये अपडेट ही है, हमने पिछले न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में डिस्कस किया था, उसी का अपडेट है. यहाँ पे एक्स तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी, उनको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया है. हमने पिछले बार पूरा का पूरा इशू डिस्कस किया था कि भाई क्या इशू है, क्यों ये जेल में है. इनकी बेल की अर्जी काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में आगे आगे डेट बढ़ती जा रही थी, लेकिन फाइनली इनको बेल ग्रांट कर दी गई है. अच्छा, हु इज ही, व्हाट इज ही रिलेटेड टू? ही वाज द एक्स मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ही वाज एक्स बेसिकली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर. ठीक है. सो इतनी सी छोटी सी खबर है. अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो 18, 20, 21 पेजेस के न्यूज़पेपर होते हैं, बट जो भी पॉलिटिकल न्यूज होती है ना, वो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आप जानना चाहते हो कि भाई ये राहुल गांधी ने ऐसे बोल दिया तो उस तरफ से क्या जवाब आया, फिर हमारे होम मिनिस्टर ने ऐसे बोला. ये सब कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज. ठीक है. तो मे बी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, देन डेफिनेटली दीज न्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती. कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ओपिनियन की बात हो रही है और फैक्ट्स की बात नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती. एग्जाम में जीके पे जो भी क्वेश्चन आता है वो अक्सर ज्यादातर टाइम फैक्ट बेस्ड ही होते हैं. ठीक है. तो जो भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एक न्यूज़पेपर में मुश्किल से आपको 2 या 3, मैक्स ज्यादा अच्छा दिन हो गया तो 3, बट कभी कभी 1 या 2 और कभी कभी तो 1 भी नहीं, रेलेवेंट न्यूज मिलेगी जिससे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. अच्छा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फाइनली G4, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ग्रुप ऑफ 4, उनके ऊपर अपडेट आया है. L69 G4 कंट्रीज सीक अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने बोला था कि भाई ये सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म, दिस हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू, जल्दी कर देना चाहिए, 1 डेकेड पहले ही कर देना चाहिए था, बट चलो देर है दुरुस्त है, अभी कर रहे हो तो अभी करो. तो इसी के ऊपर उन्होंने बोला है. जो G4 इज इंपॉर्टेंट बाय बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ G4. इस पे आपसे स्टैटिक का क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है कि इज इंडिया अ मेंबर ऑफ G4 और नॉट. या दूसरा क्वेश्चन, विच ऑल कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ G4. तो 4 कंट्रीज जो मेंबर है, दे आर इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान. G4 नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद क्वाड. क्वाड में भी 4 मेंबर्स होते हैं, बट उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए होते हैं. ठीक है. G4 में इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान होता है. ठीक है. दोनों के ही मेंबर्स, बट इंडिया है. अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इंडिया मेंबर ऑफ दिस और नॉट. G4 नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद G7. G7 ग्रुप ऑफ 7 का इंडिया मेंबर नहीं है. रशिया, अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है कि इज रशिया मेंबर ऑफ G7, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक टाइम पे रशिया मेंबर था, तो वो G7 से G8 बन गया था, बट 2014 में इफ यू रिमेंबर वो रशिया और क्रीमिया का अगेन डिस्प्यूट हुआ था, उस टाइम रशिया को बाहर निकाल दिया था, तो वापस G8 से G7 बन गए. ठीक है. G4, G20 और क्वाड का इंडिया मेंबर है. तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो 80th एनिवर्सरी आ रहा है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत वापस से उठना चालू हुई है. यहाँ पे ये चारों कंट्रीज, दे आर सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप एंड रिफॉर्म इन UN सिक्योरिटी काउंसिल. परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है? जो UN है, यूनाइटेड नेशंस, उसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं. उसके अलावा बाकी के सारे अपनी सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, मोर देन 190 कंट्रीज. ठीक है. तो these countries are seeking a permanent membership in UN. क्यों? क्योंकि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास वीटो पावर होती है. कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, मेजोरिटी उसके फेवर में वोट कर रही है, लेकिन परमानेंट मेंबर्स के पास, एक कंट्री के पास भी इतनी पावर होती है कि भैया 190 कंट्रीज कोई और बात कर रही है, लेकिन यू कैन, दैट परमानेंट कंट्री कैन वीटो इट. एक लौती कंट्री उस डिसीजन को वीटो कर सकती है. तो ये बहुत एक्सट्रीम पावर होती है, जो चाइना अक्सर आप देखोगे बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और यूज करती है, और अक्सर इंडिया के अगेंस्ट यूज करती है. तो इंडिया हैज बीन सीकिंग दिस परमानेंट मेंबरशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. अच्छा, थर्सडे को कॉल फॉर एन अर्जेंट रिफॉर्म इन द वर्ल्ड बॉडी. सिक्योरिटी काउंसिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स इन न्यूयॉर्क. अदर plurilateral groupings such as L69 and C10 also echoed these calls. L69 C10 India is not a member. G4 मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है. तो भैया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हुई थी. ये कहाँ पे? अगेन न्यूयॉर्क.
एंड एट फॉरेन मिनिस्टर लेवल ऑन September 2 इन्होंने पूरा प्रोग्रेस जो भी रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेगुलेशंस है उसको चेंज हो रहा है उसको पूरा रिव्यू किया है कि भाई जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, विल इट बी बेनिफिशियल, क्या वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। पूरा रिफॉर्म को रिव्यू किया गया है ऑन 2 September। इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज G4 काउंटरपार्ट्स उन्होंने ऐसे बोला है कि भाई बहुत बड़े बड़े सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हमारे आगे खड़े हुए हैं, अगर हम ये रिफॉर्म करना चाहते हैं तो वी नीड टू कम टुगेदर एंड वर्क वेरी सीरियसली बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट दीज रिफॉर्म्स बी डन। ठीक है, urgent call for reform at UN summit of the future held earlier this week। तो this is the theme या this is the name of that conference जो भी हुई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था। ठीक है, G4 मिनिस्टर्स रीइटरेट करना मतलब कोई चीज जो एक बार बोली जा चुकी है उसको दोहराना। ठीक है, रीइटरेटेड द नीड फॉर एन इंक्रीज इन बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज। जैसे कि मैंने बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। अब भाई इंडिया भी बनना चाहती है लेकिन परमानेंट सीट तो 5 ही हैं और परमानेंट है वो, मतलब वो 5 तो हट नहीं सकते, तो नया कोई मेंबर कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाकर, और वो एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म जिसकी बात हो रही है वो ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भैया नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स दोनों कैटेगरी में, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों ही कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए। ओके, ग्रेटर, हाँ सेकेंड पॉइंट जो था जिसपे एम्फेसाइज किया गया वो ये था कि ग्लोबल साउथ को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए या रिप्रेजेंट किया जाए। ग्लोबल साउथ जिसमें मेजॉरिटी कंट्रीज अफ्रीका की आती हैं, उनका ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन है इतनी इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी बॉडीज में। तो दिस वाज द सेकंड इशू जिससे रिलेटेड रिफॉर्म की मांग कर रहे थे कि और यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट इंक्लूड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ। ओके, इंडिया का भी हिस्सा, इनफैक्ट इंडिया पूरा ही ऑलमोस्ट ग्लोबल साउथ में आता है। Ministers ने again they reiterated the urgent need to make Security Council more representative, transparent, efficient, effective, democratic and accountable। कि भाई जो भी आप डिसीजन ले लेते हो इतने बड़े वर्ल्ड लेवल पे, आपने डिसाइड कर लिया यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगेंगे, बट आप बोल रहे हो पूरी दुनिया यही बोल रही है, बट पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है आपके पास, आप कैसे बोल सकते हो? ये साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर है आपके पास, युगांडा के लिए मेंबर ही नहीं है। पूरा अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट को कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, आप कैसे पूरे दुनिया के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हो? ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पे सीधा देखो ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आपको नॉलेज एनहांस करना है। केरला सीएम शुड रेलिंक्विश होम पोर्टफोलियो, ऐसा वहां के एमएलए का बोलना है। ठीक है, जो एलडीएफ के एमएलए हैं उनका बोलना है। नॉलेज एनहांस होगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा दिख जाए आपको तो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल न्यूज आर नेवर 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 आस्क्ड। इनफैक्ट जो न्यूज पूछी जाती है ना, वो यहाँ साइड में छोटू छोटू से कॉलम्स में मिलती है। जैसे अलेक्जेंडर डन टू गेट 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज होता है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। रामानुजन वॉज अ ह्यूज बिग मैथमेटिक्स से रिलेटेड नेम ऑफ इंडिया, तो इन्हीं के नाम पे ये प्राइज रखा गया और ये किसको दिया जा रहा है? मिस्टर अलेक्जेंडर डन। तो कई बार आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो साइड के कॉलम्स में छोटी छोटी न्यूज के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो इस प्राइज का नाम है 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज। दिस विल बी अवॉर्डेड टू अलेक्जेंडर डन। ये किस यूनिवर्सिटी या कहां पर है? ही इज इन टीचिंग इन जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। ऐसा एक प्रेस रिलीज निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि भाई इनको ये प्राइज दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? फॉर हिज ब्रेक थ्रू, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च की थी एंड द स्टडी ऑफ मॉड्यूलर फॉर्म्स, हाफ इंटीग्रल वेट फॉर्म्स, मेटाप्लेक्टिक फॉर्म्स एंड देयर कनेक्शंस टू द प्राइम नंबर्स एंड इंटीजर पार्टीशंस। अपने को प्राइम नंबर्स और इंटीजर्स पता होगा, ये भाई ने किस लेवल की रिसर्च की अपन कभी नहीं समझ सकते। मैंने इनकी रिसर्च पढ़ने का ट्राई किया, तब मुझे पता चला कि बेटा मैथ्स जो अपने को आती है, जिसको मैं बोलती थी 11th 12th की बहुत टफ होती है, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब आप पेपर इनका खोल के देखें, आपको नंबर भी कुछ कुछ समझ नहीं आएंगे कि भैया ये कौन सा साइन बना रखा है। इस लेवल का रिसर्च तो ऑफ कोर्स रामानुजन प्राइज दे रहे हैं तो उस लेवल की रिसर्च होगी ही। तो वो रिसर्च उनकी पब्लिश हुई थी एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय ऑल द पीयर्स एंड दैट्स व्हाई ही हैज बीन गिवन दैट प्राइज। किसको? अलेक्जेंडर डन। कौन सा प्राइज? शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया जा रहा है। इससे क्वेश्चन आने का वेरी वेरी हाई चांस। ओके, अच्छा अब यहाँ लास्ट में साइड में थेफ्ट हो गया,
मर्डर हो गया, ये सारे क्राइम्स हो गए, रेलेवेंट फॉर योर नॉलेज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली इररेलेवेंट। ओके, अच्छा यहां पे बात हो रही है, ये अपन काफी डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके थे आसाम अकॉर्ड के बारे में, सॉरी आसाम अकॉर्ड के बारे में। तो जो अपन ने डिस्कस किया था बेसिकली वो ये था, सरकार ने प्रॉमिस किया था आसाम को कि भैया आसाम अकॉर्ड में जो भी चीजें लिखी गई हैं हम उनको पूरा करेंगे विद इन दिस ईयर। आज तक नहीं किया गया है, तो कई बार आसाम की गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो यहाँ फाइनली ऐसा बोल दिया गया है, चीफ मिनिस्टर जो आसाम के हैं मिस्टर हेमंत, उन्होंने बोला है कि 25 अक्टूबर तक आसाम अकॉर्ड में जो रोड मैप दिया गया था उसको प्रिपेयर कर लेंगे हम जल्द से जल्द और इंप्लीमेंट भी कराया जाएगा। ठीक है, सीधा अब आ जाओ इंटरनेशनल न्यूज वाले पेज पे, ये रहा वर्ल्ड वाले। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने बोला था, इजराइल को बोला गया भैया क्या कर रहे हो, छोड़ दो, शहर ही नहीं बचेगा, गड्ढा बचेगा उसकी जगह। इजराइल ने बोला नो सीज फायर विद हिजबुल्ला, हम नेगोशिएट ही नहीं करते मिलिटेंट से, हम बात ही नहीं कर, हम फोड़ेंगे, तुम खाली कर दो बस जगह। साफ साफ इजराइल ने बोल दिया। सीज फायर मतलब दोनों ही तरफ से अटैक्स बंद हो जाना। काफी बार आप इंडिया पाकिस्तान का सुनते होंगे, इंडिया चाइना का सुनते होंगे कि भाई अब सीज फायर हो गया, फॉर द टाइम बीइंग दोनों ने एक दूसरे को अटैक करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ही दरख्वास्त इजराइल को की गई कि प्लीज सीज फायर, बट उन्होंने बोला नॉट एट ऑल, नो सीज फायर विद हिजबुल्ला। ओके, अच्छा ये बाय द वे लेबनान के ऊपर गए हैं गाजा को निपटाने के बाद। पहले तो गाजा में जो हमास बैठे थे उनको पूरा निपटाया, नामो निशान नहीं छोड़ा, उसके बाद गए अभी लेबनान के ऊपर। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये जो बात हो रही है ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, चाइना का इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो टेस्टिंग अभी ये कर रहे हैं, ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल अगर आपके एग्जाम के पहले लॉन्च हो जाती है तो डेफिनेटली ऑफिशियली लॉन्च हो जाती है तो डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर यू। अदरवाइज डिफेंस के न्यूज में इस तरीके की मिसाइल टेस्टिंग बहुत सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट हर हफ्ते ही करती है, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट रेलेवेंट। ओके, अगेन स्पोर्ट्स में अगर कोई जीतते हैं तो रेलेवेंट, टेस्ट मैच चल रहा है, कानपुर टेस्ट चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं, कितना मोटिवेटेड है कितना अनमोटिवेटेड है ये सब इररेलेवेंट। अगर अपन जीतते हैं अपने पास गोल्ड सिल्वर ब्रोंज कुछ भी आता है तो रेलेवेंट, तो अपन पढ़ते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, चल नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे दिल्ली के पोल्यूशन से रिलेटेड पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर खबर आई है कि दिल्ली रैप्स एयर क्वालिटी पैनल ओवर फेलियर टू कर्ब दिल्लीज पोल्यूशन। तो एयर क्वालिटी पैनल आई थिंक मोर देन 4 इयर्स हो चुके हैं इसको बनाए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया तुम कर क्या रहे हो, दिल्ली का पोल्यूशन तस से मस नहीं हुआ है तो आप कर क्या रहे हो, आपको बनाया क्यों गया एयर क्वालिटी पैनल को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म है CAQM। कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शंस में शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, आपको फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता, सो यू शुड नो द फुल फॉर्म। ठीक है, इंटरवेंशन टू कर्ब पोल्यूशन, ऐसा उनका बोलना था कि भैया आपको क्यों बनाया गया, आपका एक ही काम था एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना। आप कितने सालों से काम कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, तस से मस नहीं, मतलब 2 पॉइंट का भी डिफरेंस हो तो हम बहुत खुश हो जाएं, 2 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। उनका ये कहना था कि लाइक पोल्यूशन योर डायरेक्शंस आर इन द एयर, काफी ज्यादा हार्श वर्ड यूज करके उन्होंने बोला कि पोल्यूशन की तरह आपके जो शब्द हैं जो आप यहाँ कोर्ट में बोल रहे हैं ये भी आप हवा में बातें, जो अपन हिंदी में बोलते हैं ना हवा में बातें करना, उसी को इन्हें ट्रांसलेट करके बोल दिया कि भाई आप भी हवा में ही बातें कर रहे हैं, ये कुछ कर तो आप रहेंगे, एक्शन हमको होते नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, पोल्यूशन हेयरिंग्स आर गैदरिंग स्टीम इन द टॉप कोर्ट विद साइटिंग्स ऑफ स्टबल बर्निंग रिपोर्टेड। अच्छा बाय द वे दिल्ली का पोल्यूशन जो बहुत बड़े लेवल पे है उसके लिए अक्सर दिल्ली खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आसपास का एरियाज या जो स्टेट्स हैं खासतौर पे हरियाणा एंड पंजाब, यहाँ पे एक प्रैक्टिस चलती है जिसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग। जो हमारे खेत होते हैं, मान लो धान का खेत है, चावल उगा रहे हैं उसका खेत है, धान के खेत में एक बार फसल आ गई, उसको काटने के बाद सब कुछ होने के बाद लास्ट में जो ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स बचते हैं
उसको उखाड़ने के लिए लेबर रखने पड़ते हैं और बहुत सारे लेबर रखने पड़ते हैं, हाथ से काम करें एक एक करके। तो अक्सर फार्मर्स क्या करता है, पैसे बचाने के लिए एक साइड पे सूख जाता है, वो एक तरीके से भूसा बन जाता है, एक साइड पे आग लगा देते हैं और वो आग पकड़ के पूरा खेत जल जाता है और फिर सफाई करा लेते हैं, पैसे बचते हैं बेसिकली इससे। लेकिन पोल्यूशन इस लेवल पे होता है और वहां से हवा के थ्रू पूरा पंजाब हरियाणा का ये पूरा पोल्यूशन दिल्ली में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक है, वहां से आगे नहीं बढ़ता, दिल्ली में ही आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। विंटर्स जैसे जैसे आती है ना, तो क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे हवा डेंस हो जाती है, बहुत डेंस को बोले तो मोटी हो जाती है हवा, बहुत हैवी हो जाती है, ठीक है। विंटर्स में हवा को या पोल्यूशन को जगह नहीं मिलती ऊपर एटमॉस्फेयर में निकल जाने की, वो वहीं वहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो विंटर्स के टाइम पे खास तौर पे ये पोल्यूशन इंडेक्स बहुत हाई पहुंच जाता है, बहुत खराब, मतलब टॉक्सिक एयर क्वालिटी तक मैंने देखी हुई है दिल्ली की ड्यूरिंग विंटर्स। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है विंटर के टाइम पे, ठीक है। तो अभी विंटर अप्रोच कर रहा है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ये पिटिशंस सुनने लग रहा है कि भैया विंटर आने से पहले कुछ तो कर ले हम। The court referred to specific provisions under the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act। ये एक्ट आया था 2021 में। उनका ये कहना है देयर हैज बीन टोटल नॉन कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट में जो बात लिखी है थोड़ा बहुत फॉलो करो, थोड़ा बहुत कंप्लाई करो, थोड़ा नहीं हो पा रहा समझ में आया, टोटल नॉन कंप्लायंस, एक एक बात लिखी हुई नहीं सुनी गई है, तो ये टोटल नॉन कंप्लायंस के लिए CAQM इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। प्लीज शो अस अ सिंगल डायरेक्शन इशूड टू एनी स्टेक होल्डर अंडर द एक्ट। उनका ये कहना है भैया हमको एक डायरेक्शन बता दो जो तुमने एक्ट के थ्रू किसी भी स्टेक होल्डर, जैसे फार्मर्स हो गए, कोई भी स्टेक होल्डर्स का क्या कौन होता है, हु आर इन एनी वे रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक डायरेक्शन बता दो जो आपने इस एक्ट के थ्रू इशू किया और फॉलो हो गया, एक डायरेक्शन बता दो। मार्क डिफरेंस, द CAQM रिप्रेजेंटेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कौन है, ऐश्वर्या भाटी, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग देम। उन्होंने बोला है कि यार ऐसा नहीं, अच्छा यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट एंड स्टैटिक एज वेल, CAQM के चेयरपर्सन कौन है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो दैट्स मिस्टर राजेश वर्मा, who was present via video conference, said that commission has been holding meetings with stakeholders and states। तो उन्होंने बोला है कि यार अभी असर नहीं दिख रहा है, लेकिन इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट वर्किंग। ये इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज इस तरीके की चीज होती है ना कि आपको इंस्टेंटली नहीं दिखेगा कि what are we working towards or what has been achieved. You will have to wait and see, but it's not like we are not taking any action or we have been completely inefficient and ineffective. We are working towards it, but it will take some time to see the results of whatever our actions have been. Okay? अच्छा, ये स्टालिन मीट्स मोदी सीक्स मोर फंड्स, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन मोदी जी से मिले, उनको ज्यादा फंड्स की जरूरत है, क्या हमारे लिए रेलेवेंट है? नो। Again, one shot dead, 5 arrested as Tamil Nadu police NAB gang involved in 3 ATM burglaries, not at all relevant। अब देखो जैसे इस न्यूज़पेपर में अपन बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं कि मोस्टली जो न्यूज है वो पॉलिटिकल अफेयर्स ही। अगेन जो अपन ने सुप्रीम कोर्ट वाली चीज पढ़ी, शायद आपको लीगल जीके में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही कम रेलेवेंट है। आप करंट अफेयर्स में अगर पिछले कुछ साल के पेपर्स एनालाइज करोगे तो देखोगे कि अगर इक्का दुक्का जीके में लीगल से रिलेटेड न्यूज पूछ भी लेता है ना, तो वो मैक्सिमम टाइम स्टैटिक ही आती है। आज तक एक भी क्वेश्चन मैंने करंट का रिलेटेड टू लॉ या लीगल जीके नहीं देखा है करंट में विच वाज रिलेटेड टू न्यूज व्हाटएवर हैज हैपेंड करेंटली, ठीक है। स्टैटिक से रिलेटेड ज्यादातर टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही आता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन वो डालते ही डालते हैं। तो आप इन एनी केस लीगल जीके पढ़ोगे और लीगल पढ़ोगे, वहां पे आपका कवर हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पे एक स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है कि भाई हु इज द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। हमारे खुद के इंडिया के दामाद ऋषि सुनक, उनको रिजाइन करना पड़ा था, उनका सेशन भी टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले ही रिजाइन करना पड़ा था, बहुत ज्यादा अपोज किया गया था उनकी लीडरशिप और रोल को, इसलिए रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर यूके के कौन बन के आए, मिस्टर कियर स्टार्मर, और कियर स्टार्मर ने सपोर्ट किया है इंडिया का, जो हम पिछले न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस किया था कि भाई इंडिया बोल रही है हमको परमानेंट सीट चाहिए यूएन में, कियर स्टार्मर ने उसको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया है और उन्होंने ये बोला है कि यस वी डू थिंक इंडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सो इंडिया शुड होल्ड अ परमानेंट सीट in the United Nations. British Prime Minister Keir Starmer joined the leaders of US and France in backing India's bid for permanent seat on the UNSC. UNSC बोले तो UN Security Council, headquarter बोले तो न्यूयॉर्क, ठीक है, to make it more representative body that is not paralyzed by
पॉलिटिक्स। वहां पे अभी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में क्या होता है कि भाई सब लोग गधेड़े जैसे वोट कर रहे हैं, वो वोट के थ्रू जो डिसीजन लिया गया किसी भी परमानेंट बॉडी को या परमानेंट मेंबर को पसंद नहीं आया, उनने वीटो कर दिया। तो भैया 190 कंट्री से तुमने काहे वोट कराया जब एक बंदा बैठ के वीटो कर सकता था। इससे क्या होता है, जो वीटो पावर होल्ड करता है ना परमानेंट मेंबर्स, उनके पास एक्सट्रीम पावर होती है पूरा का पूरा डिसीजन को चेंज कर देने की। और वहां पर मोस्टली आप देखोगे एक्सट्रीम पावर जो होल्ड करते हैं वो सुपर पावर्स डेवलप्ड कंट्री करते हैं, यूएस, रशिया, चाइना, ये सारे ही होल्ड करते हैं पूरा का पूरा पावर। ठीक है, फ्रांस है वहां पे और एक, तो बिल्कुल भी इवन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और ग्लोबल साउथ का तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। और ग्लोबल साउथ का इंडिया हैज बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये हाल ही में स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी था कि भाई इंडिया इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। हमारे साथ के भाई बंधु जो भी है ग्लोबल साउथ बोले तो ये अपना अर्थ होता है ना, इसमें जो इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट होता है उसको मोस्टली अपन ग्लोबल साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी नहीं बैठा है, तो इंडिया इसको रिप्रेजेंट करेगा कहाँ, यूएन के परमानेंट मेंबर बनके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट पे बैठ के। और इसको यूएस भी बैक करता है, फ्रांस भी बैक करता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रांस भी बैक करता है और अब यूके भी बैक करता है। ओके, अच्छा, ये यूएन की मीट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भैया पाकिस्तान के ये भी हाल ही में बने वजीर आलम, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शहबाज शरीफ। इन्होंने कश्मीर को बोला कि पैलेस्टीन जैसा कश्मीर भी हो गया है इररिलेवेंट। सालों से यही बोलते आ रहे हैं, अब तो कोई सुनता भी नहीं, अब तो कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि इनको इनके अलॉटेड जितने मिनट हैं उतने देर बोलना पड़ता है और हमको सुनना पड़ता है, तो उतने देर सुनते हैं। अब दुनिया बहुत ही कम ध्यान देती है इस इशू पर। स्टिल चाइना ट्राई करता है एग्रीवेट करने का, बट फिलहाल तो अपन सेफ ही है। ठीक है, अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग अरुणाचल पीक आफ्टर द 6th दलाई लामा इलीगल, नल एंड वॉइड। ऐसा चाइना ने बोला कि सुनो भैया, रिएक्टिंग टू द नेमिंग ऑफ माउंटेन पीक इन अरुणाचल प्रदेश बाय अ माउंटेनियरिंग टीम आफ्टर द 6th दलाई लामा, चाइना ने ऐसे बोला कि देखो ये इलीगल है, नल एंड वॉइड है फॉर इंडिया टू सेट अप द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश इन चाइना टेरिटरी। जो हमारी टेरिटरी है उसकी पीक पे आके तुम नेम कर रहे हो, ऐसा चाइना बोल, मैं नहीं बोल रही, चाइना बोल रहा है कि ये कंप्लीटली इलीगल है, हम नहीं मानते। एज इफ वो हमारे यहाँ पे घुस के हमारे एरिया को अपने अंडर लेकर और हमारी रोडों के, सड़कों के और डैम्स बना के उनके नाम रख रहे हैं, खुद से चाइनीज नाम रख रहे हैं, तो उसको नहीं उनको लगता नल एंड वॉइड कि अरे अरे ऑक्यूपाई किया हमने, टेरिटरी धोखे से ली है, चुरा कर ली है, तो क्यों ना हमको नाम नहीं रखना चाहिए, कर्टसी से ही। नहीं, जो हमारे एरिया में हमारी टेरिटरी है उसमें एक माउंटेन पीक है अरुणाचल प्रदेश में, हम उसका नाम रखना चाहते हैं आफ्टर द 6th दलाई लामा, तो चाइना उसको बोले न्यू। ठीक है, क्योंकि देखो चाइना और तिब्बत का ये चलता है लॉगर हेड्स वाला, इंडिया मस्ट तिब्बत को बेसिकली हमने ऑफिशियली उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ कंट्री, बट हम उनके साथ काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक तरीके से अनऑफिशियल रिकॉग्निशन ही हो गया। तो चाइना बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, वो बोलता है देखो तिब्बत हमारे से अलग हुआ है जबरदस्ती, वो हमारी कंट्री का ही पार्ट है, तुम ऐसे कैसे उनको रिकॉग्निशन दे रहे हो। तो इंडिया बोलता है हमने ऑफिशियली नहीं दिया, लेकिन अनऑफिशियली दे रखा है क्योंकि अपन उनके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चाइना काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। तो यहाँ एक बात तो ये चिढ़ गया कि भैया हमारी टेरिटरी, उनका ऐसा मानना है नहीं। दूसरी बात कि भाई दलाई लामा टिबेटियन लीडर, उनके नाम पे आप रख रहे हो, तो ये कंप्लीटली इलीगल है, नल है, वॉइड है, हम नहीं मानते। आई डोंट नो हु केयर्स कि ये मानते हैं कि नहीं, बट उनका ये कहना है, हम नहीं मानते। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सीधा आ जाओ वर्ल्ड अफेयर्स पर। किधर गया, ये रहा। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने पिछले उसमें बताया था कि भाई इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतान्याहू, वो एकदम चटक चुके हैं और वो बोल रहे हैं अब हम जैसे हमास को नहीं छोड़ा, हम हिजबुल्लाह को भी नहीं छोड़ेंगे, नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, just give me a second.
चलो, any Lebanon ground to attack? No. Oscar winning British actor. This is important. Obituary. मैगी स्मिथ, भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट खबर है। हैरी पॉटर अगर आपने देखी है तो हो ही नहीं सकता आप प्रोफेसर मैगोनिगल को ना पहचानते हो, एंड शी इज द ओनली वन हु प्लेड प्रोफेसर मैगोनिगल इन हैरी पॉटर। वहां से याद होगा, हर नेम इज मैगी स्मिथ। काफी टाइम से शी वाज डीलिंग विद, इनफैक्ट इवन वाइल शूटिंग हैरी पॉटर के लास्ट वाले पार्ट्स, इवन देन शी वाज डीलिंग विद इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैंसर एक टाइप का। तो उस टाइम पे जैसे तैसे शी बीट कैंसर, बट देन आई थिंक इट केम बैक एंड शी फाइनली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। ठीक है, तो इनका आपसे नाम पूछा जा सकता है। इनको ऑस्कर भी मिला था। या Iran treads carefully, backing Hezbollah while avoiding war. Political news, controversial, not important. Nope. Next newspaper पे आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट के दो न्यूज़पेपर में काफी कम चीज है, छोटी छोटी न्यूज ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट से उनको देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे टॉप हिजबुल्लाह लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है सीधा नाम। टॉप हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह किल्ड इन इजराइल एयर स्ट्राइक। जिस चीज के पीछे इतने टाइम से एयर स्ट्राइक कर रहे थे, फाइनली दैट हैज बीन सक्सेसफुल। तो लेबनन्स हिजबुल्लाह ग्रुप कंफर्म्ड ऑन सैटरडे दैट इट्स लीडर एंड वन ऑफ इट्स फाउंडर्स हसन नसरल्लाह, इनका नाम था, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ही वाज किल्ड इन एन इजरायली एयर स्ट्राइक इन बीरूट। आपसे पूछा जा सकता है भैया लेबनान का कैपिटल क्या है, बता देंगे बीरूट। आपसे पूछा जा सकता है कि दिस हिजबुल्लाह लीडर, फाउंडर्स ऑफ हिजबुल्लाह, वन ऑफ द फाउंडर्स जिनकी डेथ हुई है इन द एयर स्ट्राइक, इनका नाम क्या है, आप वो भी बता देंगे। ओनली दैट मच इज रेलेवेंट इस पूरे के पूरे खबर में। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, ये अपन ने पढ़ा ही था पहले ऑलरेडी, एंड ये उतना ज्यादा डेप्थ में जाना रेलेवेंट भी नहीं है, सो लेट्स नॉट गो देयर। नेक्स्ट आ जाओ। देखो, यूएनजीए एड्रेस में पाकिस्तान ने बोला था कि भैया कश्मीर की हालत तो पैलेस्टीन जैसी हो गई है, कुछ भी बोलते हैं, तो इसमें हमने रिप्लाई दिया है। क्या रिप्लाई है, ये है वो है। अगेन आपके नॉलेज पर्पज से इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ओके, विच न्यू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 75,000 करोड़ स्कीम सनशाइन ऑन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। ये जो 75,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है, 16 सितंबर वाज रेड लेटर डे फॉर जगशीबाई सुथर, अ रेसिडेंट ऑफ गांधीनगर, गुजरात. He had Prime Minister Narendra Modi on his rooftop admiring his newly installed solar installation. तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक छोटा सा। उनका ये कहना था, उन्होंने द हिंदू को बोला कि हमने 3.24 किलोवाट के सोलर पैनल्स अपने घर के ऊपर लगा रखे हैं और अब इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आता है। एडिशनली आई हैव रिसीव्ड अ क्रेडिट ऑफ 248 इन द बिल एज वेल. मिस्टर सुतर इज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों मैं इतना सारा पढ़ा रही हूँ कि भैया ये जो इतने करोड़ की स्कीम है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना, PMSY. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 75,000 करोड़ रुपीस इस योजना में एलोकेट किए हैं सरकार ने। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी योजना है जो सेंटर लेड है स्कीम, क्या करने के लिए? टू इंस्टॉल एटलीस्ट 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो दिया गया है PMSY के अंडर है, पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना. ओके, coming on to the next important news. अच्छा, फाइनेंशियल अफेयर्स में मोस्टली जीडीपी से रिलेटेड अगर न्यूज क्वेश्चन आता है तो आता है, बट फाइनेंशियल अफेयर्स से बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं.
क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हो, लॉ एंट्रेंस में इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड में ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नोप, नॉट मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड डेज प्ले वॉच्ड आउट, जब तक जीतते या हारते नहीं है तब तक स्पोर्ट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। या ये इंपॉर्टेंट है फाइनली, जब इट इज रीच्ड इंडियाज डोमिनेंस एट ओलंपियाड अ प्लेजेंट सरप्राइज, ऐसा प्रज्ञानंद का कहना है। इंडियन मेंस डोमिनेंस एट चेस ओलंपियाड वाज कंप्लीट, द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द न्यूएस्ट राइवल वाज 4 पॉइंट्स, बहुत बड़े डिफरेंस से जीते हैं। दैट इज समथिंग लाइक विनिंग अ 5 मैच क्रिकेट टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया 4-0 से। मैक्सिमम पॉइंट्स अ टीम कुड हैव स्कोर्ड वर 22 पॉइंट्स और इंडिया ने 21 स्कोर किए। मैक्सिमम 22 तक कर सकते थे और 21 अपन ने कर लिए। वन ऑफ द मैन और द बॉयज रादर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इजी राइड टू द गोल्ड इन बुडापेस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये चेस, वेरी इंपॉर्टेंट, चेस ओलंपियाड हुआ कहां था? ये हुआ था बुडापेस्ट में, ठीक है। आर प्रज्ञानंदा says such dominance came as a pleasant surprise। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रज्ञानंद के अलावा who all were a part of the team who participated in this chess Olympiad जो कि बुडापेस्ट में हुआ था, ठीक है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, एंड इन द लास्ट न्यूज़पेपर यहाँ पे अभी भी इजराइल ने अपने अटैक्स बंद नहीं किए हैं। दे आर स्टिल पाउंडिंग लेबनान, 2 more हिजबुल्लाह लीडर्स अमंग डेड। तो एक तो पहले अपन ने लास्ट न्यूज़पेपर में पढ़ लिए थे, अभी तक कंफर्मेशन इसमें नहीं दिया था, बट 2 more हिजबुल्लाह लीडर्स, नबिल कुक एक का नाम है वेटरन एंड अली कराकी, ये दोनों सीनियर कमांडर्स थे। दे हैव आल्सो डाइड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स। सो ह्यूज 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 थिंग। नेक्स्ट, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है कि 92% एक सर्वे हुआ था जिसमें ये देखा गया कि 92% ऑफ वर्कर्स जो सुअर्स और ये सब क्लीन कर रहे हैं उनमें से 92% आर ईदर SC, ST और OBC कैटेगरी से। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है 8.9, सेकंड नंबर पे है शेड्यूल ट्राइब 8.3, थर्ड नंबर पे है, सॉरी सेकंड नंबर पे है OBCs 14.7, थर्ड नंबर पे शेड्यूल ट्राइब्स और फोर्थ नंबर पे जनरल है। सबसे कम 8% जनरल कैटेगरी के लोग। सो अगेन दिस शोज दैट जो कास्ट रिलेटेड भेदभाव है वो अभी भी काफी बड़े लेवल पर जारी है। इसमें एक नमस्ते प्रोग्राम लॉन्च किया था। नमस्ते प्रोग्राम जो टारगेट करता है वर्कर्स को डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, इंक्लूडिंग ड्राइवर्स ऑफ डीस्लजिंग व्हीकल्स, हेल्पर्स, मशीन ऑपरेटर्स एंड क्लीनर्स। तो ये आपसे प्रोग्राम का नाम पूछा जा सकता है कि भाई ये जो सेप्टिक टैंक और सीवर्स, गटर वगैरह को क्लीन करते हैं, इनके लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो इट वाज नमस्ते प्रोग्राम। ओके, yeah, and I think that's all for today's session। आपके लिए जितना रेलेवेंट था, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मैम क्या इतनी कम चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फिर इतना बड़ा जीके कैसे होता है? वो अपन ना कंपेंडियम पढ़ते हैं जब, या आप पूरे महीने का पढ़ते हो, आप किसी एक पेपर के लिए ऑलमोस्ट पूरे साल का जीके या करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो वो जब साल का एक साथ पढ़ते हो तो बहुत सारा लगता है। हर दिन अगर पढ़ते जाते हैं ना तो वो बहुत छोटा, इक्का दुक्का न्यूज हर दिन की इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए ये बाई वीकली सेशन से ना आपका पूरा मस्त तरीके से प्रिपेयर होता जाएगा और आपको वो भार फील भी नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज अटेंड दीज बाई वीकली सेशंस रेगुलरली। मैं हर दिन क्यों ये सेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, हर दिन अटेंड करने का बैकलॉग होता जाएगा। लेकिन हफ्ते में 2 सेशंस अटेंड कर पाना आर वेरी इजी, वेरी मच पॉसिबल। ट्यूसडे नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डेड वेंसडे को देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज वॉच दीज सेशंस, मेक श्योर दैट यू डोंट मिस देम। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइज अगेन नेक्स्ट फ्राइडे विद द सेम सेशन एट द सेम टाइम, सेम प्लेस। ओके, सो यस, कीप रिवाइजिंग, कीप रिपीटिंग, keep the current affair in love with you and probably fall in love with it yourself, and I'll see you guys again very very soon. Thank you for joining me in today's session. This is Vishta.